हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल नॉलेज। यहाँ पर आप सीख सकते हैं इकोनॉमिक्स एक बहुत ही आसान तरीके से। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है मनी सप्लाई और क्या होता है मनी मल्टीप्लायर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनी सप्लाई को क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मनी मल्टीप्लायर को इफेक्ट करते हैं। तो मैं हूं रेशम ग्रोवर। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मनी सप्लाई इक्वेशन और मनी मल्टीप्लायर के बारे में। हमने देखा था कि मनी सप्लाई जो होता है वो डिपेंड करता है मॉनेटरी बेस पे, डिजायर्ड करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो पे, रिक्वायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो पे और एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो पे। इन सबको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी हुई है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और इस पूरे कंपोनेंट को हमने बोला था कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। मनी सप्लाई अफेक्ट हो सकती है तीन चीजों के बिहेवियर से। पहला है सेंट्रल बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं यहाँ पर। दूसरे हैं द बैंक्स, द कमर्शियल बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। तीसरे हो गए हम लोग, यानी कि पब्लिक। अब सेंट्रल बैंक कैसे इफेक्ट करता है मनी सप्लाई को, ये देखिए। पहले हम ये समझते हैं कि सेंट्रल बैंक का पर्पस क्या है मनी सप्लाई को चेंज करने का। सेंट्रल बैंक का पर्पस ये है कि ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। अब सेंट्रल बैंक एक लिमिट सेट करता है हर साल, जिसके विद इन ही हमारी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन उस रेंज के बाहर जाती है तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को चेंज करता है। अब ये चेंजेस इन मनी सप्लाई कैसे इफेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, ये हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सेंट्रल बैंक के पास हैं जिससे वो मनी सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि मॉनेटरी बेस। अब मॉनेटरी बेस हमने जैसे लास्ट वीडियो में समझा था, सिंपल वर्ड्स में ये होता है फिजिकल मनी। तो अगर हमारा मॉनेटरी बेस बढ़ेगा तो हमारी मनी सप्लाई बढ़ेगी। ये हम मनी सप्लाई इक्वेशन से भी देख सकते हैं, जहां पर मनी सप्लाई जो है वो मॉनेटरी बेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सिमिलरली हमारा मॉनेटरी बेस जो है वो कम हो जाए तो हमारी मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जो सेंट्रल बैंक के पास होता है वो होता है रिक्वायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। अब रिक्वायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, ये तो हम सबको पता है। बट सेंट्रल बैंक एक परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि आपको ये अपने पास एज करेंसी रखने हैं, ताकि अगर आपके डिपॉजिटर्स आपके पास आकर कैश या कैश डिमांड करें तो आप उसे फुलफिल कर पाए, आपके पास रिजर्व होने चाहिए। अगर ये रिजर्व कमर्शियल बैंक के पास होंगे तो ये रिजर्व रिस्ट्रिक्टेड है, इन्हें कमर्शियल बैंक लोन में नहीं दे सकता। अगर वो उन्हें लोन में नहीं दे सकता तो उसका मतलब मनी सप्लाई जो है हमारी डिक्रीज हो रही है रिजर्व्स रखने की वजह से। तो रिक्वायर्ड रिजर्व अगर हमारा रेशियो बढ़ जाएगा तो हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा तो हमारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसे हम इस मनी सप्लाई इक्वेशन में भी देख सकते हैं, जहां पर मनी सप्लाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। अब हम देखते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं सेंट्रल बैंक के पास जिसकी वजह से वो मॉनेटरी बेस को इन्फ्लुएंस कर पाता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्या होता है कि सेंट्रल बैंक मार्केट में गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या उसने खरीद ली या उसने बेच ली उसके एक्सचेंज में, या उसने पैसा मार्केट पे दे दिया या उसने पैसा मार्केट से ले लिया। अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को बेचता है तो उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट सेल्स। इसके अंदर ये ट्रेजरी बिल्स यानी कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उन्हें बेचता है मार्केट में और उनसे कैश ले लेता है। जब उसने कैश ले लिया तो मार्केट में वो कैश जो है निकल गया, जिसकी वजह से मॉनेटरी बेस जो है वो कम हो गया। अगर ऐसे ही सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट परचेजेस करता है यानी कि सिक्योरिटीज को खरीदता है, तो सिक्योरिटीज को मार्केट से खरीदेगा हमारा सेंट्रल बैंक, जिसके बदले में उसे कैश देना पड़ेगा मार्केट्स में। अगर वो कैश दे रहा है इसका मतलब हमारा मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी में पैसा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी मनी सप्लाई बढ़ रही है। अगला इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये भी सिमिलर ही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के, बट थोड़ा सा इसका स्पैन वाइड ज्यादा होता है। मतलब ये सिर्फ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही परचेज या सेल नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को भी करता है। इसका यूज मेजरली तब किया जाता है जब इकोनॉमी बहुत ही डिस्ट्रेस कंडीशन में। इस टाइम पर हमारे जो फाइनेंसेस होते हैं, लिक्विडिटी कंडीशन होती है वो बहुत ही कंस्ट्रेंट होती है, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का हमारा यूज किया जाता है।
अब हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं मनी सप्लाई। कमर्शियल बैंक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मनी सप्लाई को चेंज कर एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। अब ये हम इस मनी सप्लाई इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो मनी सप्लाई से इनवर्सली रिलेटेड है। तो एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो को चेंज करने के लिए हमारे पास पहला फैक्टर होता है मार्केट इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब अगर बैंक एक्सेस रिजर्व रख रहे हैं तो उन्हें वो लोन तो नहीं दे सकते। अगर वो उन्हें लोन नहीं दे सकते तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा उन्हें। अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो ये इंटरेस्ट जो है वो एक्सेस रिजर्व्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर बढ़ जाए मतलब मार्केट इंटरेस्ट ऑन लोन्स अगर बढ़ जाए तो एक्सेस रिजर्व्स बैंक्स जो है वो कम रखेंगे। अगर वो एक्सेस रिजर्व्स कम रखेंगे तो वो ज्यादा लोन दे पाएंगे जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। बट अगर मार्केट इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो है वो कम हो गया तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कीपिंग द एक्सेस रिजर्व्स भी कम हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाएगा और हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये मार्केट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बढ़ जाए तो हमारा एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो कम हो जाएगा और हमारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर जो कि हमारे पास आता है वो है रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल। इसका क्या मतलब है? अगर एक कंट्री के अंदर कोई कैलामिटी आ जाए जैसे अर्थक्वेक या सुनामी तो लोगों के घर तबाह हो जाएंगे। तो लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना कैश बैंक से निकालने के लिए जाएंगे ताकि वो अपने घर बना पाए। अब ये तो हमारा बैंक भी एंटिसिपेट कर रहा होगा जिसकी वजह से वो एक्सेस रिजर्व रखनी शुरू कर देगा उन लोगों की डिमांड पूरी करने। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमारा एक्सेस रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा और हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसी कोई एंटिसिपेशन नहीं है सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमारा एक्सेस रिजर्व डिपॉजिट रेशियो कम ही रहेगा और हमारा मनी सप्लाई बढ़ा ही रहेगा। अगर अगले फैक्टर की हम बात करें वो है इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व्स। मतलब जो हमारा बैंक होता है अगर उसके पास रिजर्व्स कम पड़े तो वो सेंट्रल बैंक से या दूसरे बैंक से लोन ले सकता है शॉर्ट टर्म के लिए जिसके ऊपर उसे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ये एक्सेस रिजर्व्स ना रखने का कॉस्ट हो गया हमारे पास बोरोड रिजर्व्स का इंटरेस्ट रेट। अगर एक्सेस रिजर्व्स वो नहीं रख रहा तो उसका कॉस्ट है इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व। अगर ये इंटरेस्ट रेट हमारा फॉल कर जाए तो हमारे पास एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो जो है उसका कॉस्ट कम हो गया रखने का। उसका कॉस्ट कम हो गया अगर हमको वो बोरो करने हैं तो हम एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो को कम कर देंगे जिससे हमारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। बट अगर ये इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व्स बढ़ गया तो हम एक्सेस रिजर्व्स नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो गया है। अगर हमारे रिजर्व्स कम पड़ते हैं और हम लोन लेने के लिए जाते हैं उसके लिए हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो को इंक्रीज कर देंगे और हमारा मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम लोग कैसे मनी सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मनी सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं अगर हम चेंज करें डिजायर्ड करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। मतलब हम अपने इनकम का कितना हिस्सा बैंक अकाउंट में रखते हैं और कितना अपने हाथ में मतलब एज कैश रखते हैं। तो इस रेशियो को चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अंदर पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट ऑन चेकेबल डिपॉजिट। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए सेविंग अकाउंट पे सपोज तो मेरे करेंसी होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि उस पर मुझे इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा पर सेविंग अकाउंट्स पे तो मिलेगा। इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मैं अपना कैश टू डिपॉजिट रेशियो कम कर दूंगा। अगर कैश टू डिपॉजिट रेशियो कम कर रहा हूं तो मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करा रहा हूं जिसकी वजह से बैंक के पास अब ज्यादा पैसा है लोन देने के लिए। अगर बैंक ज्यादा लोन देंगे तो हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। बट सिमिलरली अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ऑन सेक्यूर्ड डिपॉजिट कम हो जाए तो हमारा करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाएगा और हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सेकंड फैक्टर है फीस ऑन चेकेबल डिपॉजिट। कभी कभी क्या होता है बैंक हमसे कुछ फीस चार्ज करते हैं कुछ सर्विसेज के लिए जो हमको बैंक प्रोवाइड करता है हमारे चेकेबल डिपॉजिट पे। जैसे एटीएम हो गया या फिर चेक्स यूज करना होगा तो फीस अगर बढ़ती है तो हमारे पास इंसेंटिव नहीं होता बैंक के अंदर पैसा जमा कराने का क्योंकि हमें करेंसी निकालने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। तो अगर ये फीस बढ़ेगी तो हमारा करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो भी बढ़ जाएगा जिससे बैंक के पास कम पैसा होगा लोन आउट करने के लिए और मनी सप्लाई गिर जाएगी। सिमिलरली अगर ये फीस कम होती है तो हमारा करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो भी कम हो जाएगा और हमारा मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है इनकम।
अब ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये देखा गया है कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है वो फाइनेंशियल सिस्टम पे ज्यादा बिलीव करते हैं एज अपोज टू कैश रखना। तो वो अपना जो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो उसको कम ही रखते हैं। तो अगर वो उसे कम ही रखते हैं तो हमारा मनी सप्लाई तो बढ़ेगा ही ना। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है किससे, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो के कम होने से। बट अगर हमारी इनकम कम हो जाए तो हम कैश ज्यादा रखेंगे अपने हाथ में। अगर हम कैश ज्यादा रखेंगे तो हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर। जब 1930s में हमारे पास यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो वहां पर बैंक्स फेल होने लग गए। मतलब बैंक्स का दिवालिया होने लग गया था, बैंक्स अपने डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं दे पा रहे। तो लोगों के अंदर एक फियर आ गया कि कहीं हमारा बैंक भी फेल ना हो जाए। तो सारे लोग जो है वो बैंकों में भागने लग गए, इरिस्पेक्टिव कि बैंक अच्छा है या बुरा है। तो इस केस के अंदर लोगों ने कैश ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, डिपॉजिट्स कम रखने शुरू कर दिए। तो हमारा डिजायर्ड करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ गया और हमारा मनी सप्लाई कम हो गया। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रांग है, तो बिल्कुल हेल्दी है, तो हमारी ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी और करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो कम हो जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। फोर्थ और लास्ट फैक्टर है इलीगल एक्ट। हम सभी को पता है जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसके अंदर कैश यूज होता है। अगर किसी कंट्री के अंदर ये जो है इलीगल एक्टिविटी, जिसको हम अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी कहते हैं, ये बढ़ जाए तो कैश का यूसेज बढ़ जाएगा, जिससे हमारा करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा और हमारा मनी सप्लाई फॉल करेगा। बट अगर इलीगल एक्टिविटीज को गवर्नमेंट कंट्रोल कर पा रही है तो कैश का यूसेज कम है, तो हमारा डिजायर्ड करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो भी कम हो जाएगा और हमारा मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक मनी सप्लाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के लिए गुड डे।